सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। शिरडी में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर बयानबाजी से नाराज साईं भक्तों ने मोर्चा निकाला। महिला मोर्चा ने शंकराचार्य को सांकेतिक रूप से चूड़ियां पहनाकर विरोध जताया। तपती धूप में महिलाओं ने मोर्चा निकालकर शंकराचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साईं भक्त महिलाओं ने कहा कि साईं उनके पिता तुल्य हैं। महिलाओं के उनके खिलाफ बयान देने वाले शंकराचार्य को गिरफ्तार करके शिरडी लाने की मांग। साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि शंकराचार्य को केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर दिए बयान पर भी माफी मांगनी चाहिए। उमा ने शनिवार को कहा था कि वो शंकराचार्य के साईं पर बयानबाजी से सहमत नहीं है। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने उमा भारती पर बड़ा हमला करते हुए अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने की वजह उमा को बता डाला। शंकराचार्य ने कहा कि उमा ने राम भक्ति छोड़कर मुसलमानों की भक्ति शुरू कर दी है। कि राम मंदिर बनाने के लिए उसने प्रयत्न किया था, तो क्यों उसको सफलता नहीं मिली? क्योंकि मुसलमान की भक्ति भीतर भीतर करती थी। मुसलमान की भक्ति जब तू कर रही है तो राम तेरे ऊपर प्रसन्न कैसे है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री उमा भारती से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जब तक वो राम भक्ति करती थी तब तक महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी भक्ति का स्वरूप बिगाड़ लिया है। राम की भक्ति करती थी इसलिए वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब ये पता लगा उसी के कहने से कि वो मुसलमान की पूजा करती है, तो इस तरह से उसने तो अपना स्वरूप बिगाड़ दिया। शंकराचार्य के बयान पर उमा भारती ने कहा कि ये एक निजी आस्था का विषय है। बच्चों को माँ बाप की पूजा करने से तो इस तरह से उसने तो अपना स्वरूप बिगाड़ दिया। शंकराचार्य के बयान पर उमा भारती ने कहा कि ये एक निजी आस्था का विषय है। बच्चों को माँ बाप की पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। बाकी मैं शंकराचार्य पर कुछ नहीं बोलूंगी। आस्था जो होता है वो निजी विषय होता है। मतलब बच्चे माँ बाप को भगवान मानते तो अपन उनको कैसे रोक पाएंगे? बाकी स्वरूपानंद जी के खिलाफ में कभी कुछ बोलती नहीं। दरअसल स्वरूपानंद उमा भारती के उस बयान से भड़के हुए हैं जिसमें उमा ने कहा कि वो साईं को मानती है। मैं अपने आप को उस बात से विलत कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और साईं समर्थकों के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। हरिद्वार में साईं भक्तों ने शंकराचार्य के बयान के विरोध में गोविंद घाट पर साईं की मूर्ति को दूध और गंगा जल से स्नान कराया। हरिद्वार के गोविंद घाट पर साईं समर्थक पूरे जोश के साथ पहुंचे। साईं की मूर्ति को स्नान कराने के बाद खुद साईं भक्तों ने भी गंगा में डुबकी लगाई। दरअसल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को लेकर विवादित बयान दिया था। स्वरूपानंद ने कहा था कि साईं भक्तों को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। साईं भक्तों ने जिसके विरोध में ये स्नान किया। इससे पहले साईं भक्तों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने की तैयारी की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बवाल होने की आशंका जाहिर करते हुए हर की पौड़ी पर स्नान पर रोक लगा दी, जिसके बाद साईं भक्तों ने गोविंद घाट को साईं स्नान कराकर सांकेतिक विरोध वहां पर दर्ज कराया। हरिद्वार में साईं विवाद पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मठ में आज एक अहम मीटिंग है। खबर है कि शंकराचार्य की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई संत हिस्सा ले रहे हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी के 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप का समापन हो गया। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने संबोधन के साथ वर्कशॉप का समापन किया। आडवाणी ने अपने अनुभव नए सांसदों के साथ बांटे। अपने संबोधन में लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बीजेपी की जीत की तुलना क्रिकेट से करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पहला टेस्ट खेले और कप्तानी करते हुए ट्रिपल सेंचुरी मार दे। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी की पाठशाला का आज दूसरा दिन रहा। आज संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी ने बीजेपी के नए सांसदों की क्लास ली। सोनी ने सांसदों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और कहा कि सांसदों को संगठन के संपर्क में रहना चाहिए। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों को संबोधित किया। जावड़ेकर ने नए सांसदों को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय अगले 1 महीने से एक मंथली मैगजीन निकालेगा जिसमें सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होगा। सूरजकुंड में बीजेपी के नए सांसदों को ट्रेनिंग के दूसरे और आखिरी दिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों से खबर है कि सांसदों को स्टिंग ऑपरेशन से सावधान रहने और बचने के गुर भी सिखाए गए। सांसदों को बताया गया कि आपका वीडियो कैसे बनाया जा सकता है, कैसे किसी अजनबी से आमने सामने या फोन पर संभलकर बात करें। कल मोदी ने सांसदों को बंगारू लक्ष्मण के स्टिंग ऑपरेशन का उदाहरण देकर सावधान किया था।
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सांसदों को नसीहत दी थी कि ट्रेनिंग कैंप के बारे में मीडिया से दूर रहें। इसी वजह से सांसद मीडिया के कैमरों से नजर चुराते दिखे। पूरी ट्रेनिंग बंद दरवाजों के पीछे ही चली। काले धन को लेकर केंद्र सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए स्विस सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भेजकर काले धन की जानकारी और काला धन जमा करने वाले भारतीयों के नाम मांगे गए। दागी सांसदों और विधायकों को लेकर मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है। पीएम के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी है, जिसमें दागी नेताओं के खिलाफ जांच तेज करने को कहा गया है। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर धरना देकर व्यापम घोटाले को लेकर अपना विरोध जताया। एबीवीपी का आरोप है कि राजभवन घोटाले का अड्डा बना हुआ है और सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले में संघ नेताओं के सुदर्शन और सुरेश सोनी को बेदाग करार दिया है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि घोटाले से पूर्व संघ प्रमुख और संघ नेता का कोई लेना देना नहीं। इतना ही नहीं, एमपी पुलिस ने घोटाले में इन दोनों के नाम आने को अफवाह करार दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने व्यापम घोटाले में आरएसएस के नेताओं का नाम आने पर चुटकी ली। आजम ने कहा कि अगर अच्छे दिन आ गए हैं तो फिर इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। वैसे हमें इस बात की हैरत है कि अच्छे दिन आने के बाद इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। वैसे हमें इस बात की हैरत है कि अच्छे दिन आने के बाद इस तरह के घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्रों का संघर्ष रंग लाया है। छात्रों के कड़े विरोध के आगे झुकते हुए यूजीसी ने 4 साल के कोर्स को बरकरार रखने के आदेश जारी किए। बीटेक के छात्र पिछले कई दिनों से उनके 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे थे। यूजीसी ने डीयू को प्रस्ताव भेज दिया है। यूजीसी के आदेश के बाद पिछले साल एडमिशन लेने वाले बीटेक के छात्रों ने भी राहत की सांस ली है। अब वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए 4 साल का डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। इससे पहले आज डीयू के बीटेक के छात्रों ने दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जहां उनके पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हो गई। काफी देर तक बीटेक के छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे थे। बीटेक के छात्रों ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया कि उनसे बात करने के लिए वो घर से बाहर ही नहीं निकली। लंबे वक्त तक असमंजस की स्थिति रहने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता साफ हो पाया है। डीयू में 1 जुलाई से दाखिले शुरू हो जाएंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 30 जून को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट भी आ जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक संकट पर दिल्ली में खाड़ी देशों के राजनयिकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सुषमा स्वराज के साथ विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। इराक में गहराते संकट के बीच भारत ने अपने बंधकों को वहां से निकालने का काम तेज कर दिया है। भारत ने शनिवार को इराक के शांत इलाकों में से 10,000 भारतीयों को निकालने के लिए 3 कैंप ऑफिस बनाए हैं। कैंप ऑफिस के उन अधिकारी उन जगहों पर भी जाएंगे जहां भारतीय नागरिक काम करते हैं। अगर वो वहां से निकलने के इच्छुक हैं तो उन्हें निकालने का इंतजाम किया जाएगा। उनकी यात्रा के लिए दस्तावेज के इंतजाम के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय उनके एयर टिकट का भी इंतजाम करेगा। गौरतलब है कि बहुत से भारतीयों के पासपोर्ट उनकी कंपनियों ने जब्त कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगवा 39 भारतीय सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास तिरकित में फंसे 46 नर्सों के भी संपर्क में है। मंत्रालय ने नर्सों के कंपाउंड में धमाके की खबरों का भी खंडन किया है। इराक पीड़ित दर्जनों लोगों के दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचकर अपनों की सलामती की दुआ मांगी। लोगों ने वाहे गुरु से इराक में फंसे लोगों के जल्द लौटने की प्रार्थना की। उधर इराकी सेना ने सद्दाम हुसैन के गृहनगर तिरकित से आईएसआईएस के आतंकियों को पीछे खदेड़ दिया है। इराकी विमानों और टैंकों की मदद से हजारों इराकी सैनिकों ने तिरकित पर चारों ओर से हमला किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन की घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने कहा कि आक्रामक विदेश नीति की वकालत करने वाली सरकार चीन के घुसपैठ पर चुप क्यों है। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाने पर भारत ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने साफ किया है कि मानचित्र से जमीन पर स्थिति नहीं बदल सकती। अकबरुद्दीन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल उठा सकता है। ये प्रतिनिधिमंडल पंचशील की 60वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चीन में है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के राहुल गांधी पर बयान के बाद पार्टी प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और हम लोगों को उनकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी उनके लीडरशिप के अंदर पूरा यकीन रखती है।
वहीं बीजेपी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने से खुश नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चुनाव के समय राहुल पीएम बनने को बेचैन थे, लेकिन फ्लॉप होने पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो शासक बनने योग्य ही नहीं है, तो ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर दिए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि उनका मतलब था कि राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न कि सत्ता पाने के लिए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कहा था कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट है ही नहीं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। दिग्विजय ने यह भी कहा था कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल का स्वभाव उस व्यक्ति के जैसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। दिग्विजय का बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेक्युलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगे और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने उठाए। एंटनी ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस सबके लिए समान नीति में विश्वास करती है, लेकिन लगता है हमारी नीति और सोच ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने दिल्ली के जंतर मंतर में हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए उनका समर्थन किया। वो वायदा पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए ये लोग बैठे हैं। मेरा इनके साथ समर्थन है। हम पूरे जोर से पूरे स्टेट लेवल पर इस बात को उठाएंगे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि सीएम ने उन्हें गोहाना की रैली में भरोसा दिया था कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनोद शर्मा ने भी हुड्डा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब आप बहुत से लोगों के सामने किसी घोषणा को करते हैं तो लोगों की आशाओं को आप पूरा करने की योजना बनाते हैं। किसी भी हालत में ये घोषणा को पूरा करना चाहिए। शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हुए विनोद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी जनचेतना पार्टी शिक्षकों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसा हुआ है। अमरनाथ गुफा के पास पत्थर गिरने की वजह से 2 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भूस्खलन से पत्थर यात्रियों पर गिर गया। श्रद्धालु भटिंडा और वाराणसी के थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 3 युवक गंगा नदी में डूब गए। डूबते वक्त एक युवक को तो वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवकों का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देशवासियों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। उधर ओडिशा में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा में लाखों की भीड़ जुटी हुई है। आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में 6,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि यात्रा के हर रास्ते पर सेना और राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। दरअसल प्रशासन की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वो अपने शिष्यों के साथ दर्शन करने न आए। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी यात्रा को हरी झंडी दिखाते थे। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत मंगल आरती से हुई। जमालपुर के 400 साल पुराने मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई, जो कई इलाकों से होकर गुजरी। बीजेपी नेता अमित शाह भी रथ यात्रा में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ मंदिर में विशेष आरती में हिस्सा लिया। इस बार मोदी के बगैर ही जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा शुरू होते ही जय रणछोड़, माखन चोर और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के नारे गूंजे। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम सवार। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा के रूट पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है। कोलकाता में भी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहीं यूपी में भी वाराणसी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत की गई। काशी नगरी में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ
इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इसी के साथ बनारस में आज से 3 दिनों का मेला भी शुरू हो गया। वडोदरा और इलाहाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। वडोदरा में बच्चों ने रथ यात्रा निकाली। चेन्नई में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत के मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था। इसी दौरान ये अचानक से ही भरभराकर ढह गई। इमारत के 10 फ्लोर का काम खत्म हो चुका था। 11वीं मंजिल पर काम चल रहा था। दमकल की 12 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर राहत और बचाव के काम में जुटे। केंद्रीय राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। यूपी के बाराबंकी में निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क पर आग का कहर देखने को मिला। रात के अंधेरे में एक स्कॉर्पियो धू-धू कर जलने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक चलते स्कॉर्पियो से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने पूरी स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के अमरोहा में सरेआम 2 लोग आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात करने लगी। घटना अमरोहा नगर पालिका की है। सफाई कर्मचारियों का एक गुट वेतन में बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठा था। दूसरे गुट के नेता धरने को गलत बता रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। पंजाब के बरनाला में इलाज के दौरान 3 लड़कों की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सर के बल खड़े होकर विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर विलासिता में डूबी है। राजस्थान के अजमेर में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जालंधर के न्यू दिलबाग नगर इलाके में अपराधियों ने बीजेपी सांसद विजय सांपला की मां से स्नैचिंग की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बोरवेल के अंदर गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। यूपी के पीलीभीत में एक महिला की पेड़ पर लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। अरुणाचल के 2 शहरों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने कहर बरपाया। अरुणाचल के नाहर लागून, कारासिंगसा और दोईमुख एरिया में रास्ते संकरे हो गए हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से सोमवार को छोड़े जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-23 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस रॉकेट के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है स्पॉट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए मौजूद रहेंगे।